चलो भी चैप्टर नंबर 4 कंपनी लॉ में चैप्टर 4 निकाल लो। क्लास स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 4 का टाइटल गिवन है आपको शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने तरह के होते हैं, टाइटल में ये पूछ रहा है आपसे। शेयर कैपिटल क्या होती है और कितने तरह की होती है। तो जो शेयर्स एंड शेयर कैपिटल का आपको टाइटल दे रखा है ये हम चैप्टर 4 के पार्ट ए में पढ़ लेंगे। टोटल चैप्टर 4 के जो है आपके 5 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट ए, बी, सी, डी और ई। टेक्निकल पार्ट्स की बात करें तो सी और डी टेक्निकल पार्ट्स है, ठीक है। ए, बी और ई इतने टेक्निकल नहीं है, उनको आप जनरल पढ़ोगे तो भी आप समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है। टेक्निकलिटी जो आएगी वो सी और डी पार्ट में आएगी। तो पूरे चैप्टर में क्या कुछ गिवन है हमको, शेयर कितने तरह के होते हैं, शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने तरह की होती है, एक कंपनी कैसे कैसे कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है। शेयर कैसे इशू होते हैं, शेयर इशू करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस कितने तरह का होता है, क्या एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, एट पार पे शेयर इशू कर सकती है, प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैसे इशू होते हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे कि नहीं होंगे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या एक कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, क्या एक कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे तो उनकी लाइफ कितनी होगी, कितने टाइम में आपको उनको वापस रिडीम करना पड़ेगा, वो सब चैप्टर 4 में कवर होगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है, जो ऑलरेडी हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं मेंबर एंड शेयर होल्डर में। तो यहां भी दे रखा है पार्ट ई के अंदर कि शेयर ट्रांसफर कैसे होते हैं और शेयर्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप शेयर कैसे परचेज कर सकते हो उसका भी कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं फिजिकल फॉर्म में और आप उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो कन्वर्ट कैसे होंगे उसका भी टॉपिक दिया हुआ है। वाइस वर्सा भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास किसी कंपनी के डीमेट मोड में शेयर है इलेक्ट्रॉनिक मोड में और आप उन्हें फिजिकल मोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कन्वर्ट कैसे होंगे उसका भी कंसेप्ट चैप्टर 5 में ही दिया हुआ है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होगा, प्रोस्पेक्टस कितने तरह का होता है, ये सब भी अभी हम पढ़ लेंगे। हाँ जी आ जाओ। तो इतना कुछ कंटेंट पूरे चैप्टर 4 में दिया हुआ है आपको। एक कंपनी कैसे कैसे शेयर इशू कर सकती है, बोनस शेयर क्या होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, ईसॉप क्या होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कैसे कैसे शेयर इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी कौन कौन से मोड में शेयर इशू कर सकती है, ये सारे कंसेप्ट चैप्टर 4 में कवर हो जाएंगे पांचों पार्ट्स के बीच में। तो सबसे पहले पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले आपको बता रहा है शेयर क्या होते हैं और कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल का मतलब जब भी आप किसी कंपनी को या जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कंपनी ही जरूरी नहीं है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करो, आप पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, किसी भी फॉर्म में बिजनेस करो, कैपिटल मतलब जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, वो पैसा जो आप किसी नए बिजनेस के अंदर लगाते हो उसको हम कैपिटल बोल देते हैं। अब कैपिटल दो तरह की होती है, अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा भी। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो एक कंपनी या कोई भी बिजनेस अपने फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्ट करता है, और वर्किंग कैपिटल उस पैसे को बोलते हैं जो डे टू डे रनिंग के अंदर, डे टू डे खर्चों के लिए, रनिंग के लिए आपको पैसा बिजनेस में चाहिए होता है। रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, लेबर को वेजेस देनी है, एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन कामों के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कोई इक्विपमेंट परचेज करना चाहते हो, उनमें जो पैसा आप लगाते हो वो कौन सा बन जाता है, फिक्स्ड कैपिटल। तो कह रहे हैं कैपिटल के कई सारे मतलब होते हैं, बट एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा, जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो। कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज द सिग्निफिकेंट एलिमेंट फॉर इनिशिएटिंग एंड रनिंग अ बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना, और रन करना मतलब उसको गोइंग कंसर्न में लेके जाना। तो चाहे आप बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आप रेगुलरली रन करना चाहते हो बिजनेस को, तो ऐसे केसेस में आपको बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल। एज वेल एज कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर फंडिंग इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ है और आपका फ्यूचर का कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई एम है, कोई टारगेट है, कोई गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए भी जो आपको पैसा चाहिएगा उसको भी हम कैपिटल ही बोलेंगे। कैपिटल का मतलब पर्सन टू पर्सन और बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है।
कैपिटल को जनरली आप बोल सकते हो वो पैसा जो किसी भी बिजनेस के अंदर आपको चाहिए होता है ताकि आप उससे और पैसा कमा सको। बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है किसी भी बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल आपको चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करके हम उससे और पैसा जनरेट करने का ट्राई करेंगे। किसी भी बिजनेस के पास कैपिटल रेज करने के दो सोर्स होते हैं, और कंपनी होगी तो खासकर इक्विटी का ऑप्शन भी रहेगा आपके पास। तो अगर आप कोई नया बिजनेस कंपनी के फॉर्म में करते हो तो आपके पास दो सोर्स है पैसे रेज करने के। इस साइड बैठ जाओ, इस साइड। अगर आप कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करते हो तो आपके पास पैसे रेज करने के दो सोर्स होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डेट। डेट का मतलब किसी से लोन के तौर पे, उधार के तौर पे पैसा लेना। ठीक है, अब वो चाहे आप किसी बैंक से लो, वो चाहे आप डिबेंचर इशू करके रेज करो, किसी भी तरीके से रेज करो। बैंक में भी चाहे आप इंडिया से लोन रेज करो, चाहे फॉरेन से लोन रेज करो। ठीक है, फॉरेन से लोन रेज करने को हम ईसीबी बोल देते हैं। तो कह रहे अगर कोई कंपनी पैसा चाहती है, किसी कंपनी को पैसा रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट ऑप्शन कंपनी के पास क्या रहता है? डेट की फॉर्म में पैसा रेज करना। डेट की फॉर्म में पैसा रेज करने में कुछ खास बात होगी कि ये पैसा आपको रीपे करना पड़ेगा, और रीपे भी इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, और जिससे आप पैसा लोगे वो आपसे कोई कोलेट्रल भी डिमांड कर सकता है। ठीक है, और अगर आपने जो इंटरेस्ट की पेमेंट और प्रिंसिपल की एक मंथली अमाउंट पे करनी पड़ती है जिसको आप ईएमआई बोल देते हैं, अगर आपने वो रीपे नहीं किया तो जो लेंडर होता है जिसने आपको लोन दिया होगा वो आपके ऊपर एक्शन भी ले सकता है कि वो आपको लोन इमीडिएटली रीपे करने के लिए बोल देगा, या वो आपकी एसेट को जो कोलेटरल पे रखी है आपने उसको बेच के अपना पैसा रिकवर भी कर सकता है। तो डेट की फॉर्म में पैसा रेज करना इज लाइबल टू रीपे। कंपनी लाइबल है उस पैसे को वापस करने के लिए उस टाइम पीरियड के बाद जो टाइम पीरियड फिक्स हुआ है, और वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है, एज इट इज वापस नहीं करना पड़ता। सेकेंड ऑप्शन है कंपनी के पास रहता है इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेज करना। इक्विटी के फॉर्म में कैसे पैसा रेज किया जाएगा? कंपनी पब्लिक से या जिनसे भी पैसा चाहती है उनसे पैसा लेके बदले में उन्हें क्या इशू कर देगी? शेयर। और इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेज करना मतलब ओनरशिप को शेयर करना, कि आप अपनी कंपनी की जो ओनरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और लोगों के बीच में जिनसे आप पैसा रेज कर रहे हो। इक्विटी में खास बात यह है कि आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने सामने वाले को बदले में क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए, तो बात खत्म, हिसाब किताब हो ही गया। तो पैसा वापस करना एज अ हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है यहाँ पे कि पैसा वापस करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आपको अगर रिटर्न देना होता है बदले में, तो डेट में तो हम रिटर्न के तौर पे इंटरेस्ट पे करते हैं, यहाँ पे हम डिविडेंड पे कर देंगे। तो हमारी कंपनी में जो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट में से कंपनी क्या पे कर देती है? डिविडेंड्स पे कर देती है। इन रिलेशन टू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर आप एक ऐसी कंपनी बनाने जा रहे हो जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, मीनिंग पता है ना इसका? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एक ऐसी कंपनी होगी जहां मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनपेड अमाउंट तक, कि जितने रुपए के शेयर आपने परचेज किए हैं लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के, उसके जितने रुपए के आपने शेयर लिए हैं वहां तक की वैल्यू आपको पे करनी है, उसके एक्स्ट्रा में कुछ भी आपको पे करने की नीड नहीं है। तो कह रहे अगर आप एक ऐसी कंपनी बना रहे हो या चला रहे हो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो इसके लिए कैपिटल का मतलब क्या होगा? इस कंपनी के लिए कैपिटल का मतलब होगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो टोटल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जितने रुपए के शेयर हमने मार्केट में इशू कर रखे हैं या करेंगे बाद में, कैसे मर्जी मान लो, एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, एक इशूड होती है, एक सब्सक्राइब भी होती है। तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए कैपिटल बन जाती है कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकती है और पर शेयर की वैल्यू क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कैपिटल कंपनी की फाइंड हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रखा है बेसिक सा, एक शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज 5 लाख रुपीज। तो कोई कंपनी है उसकी टोटल शेयर कैपिटल कितने रुपए की दे रखी है आपको? अच्छा, डिवाइडेड कैसे? देखो, कंपनी 50,000 शेयर इशू कर सकती है, 5 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है टोटल, और नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर सकती है? तो एक शेयर की वैल्यू क्या बन गई? 10 रुपए बन गई। या फिर एग्जाम्पल कन्वर्ट कर रखा है दूसरा, अगर कंपनी 5,000 शेयर इशू कर सकती है नंबर ऑफ शेयर, और कंपनी की टोटल कैप 5 लाख है, सॉरी टोटल कैप जो है वो 5 लाख रुपए है, तो कंपनी एक शेयर कितने का इशू करेगी? 100 का इशू करेगी। विच एवर इज फिजिबल टू द कंपनी, कंपनी को जैसा सुटेबल लगता होगा वैसा कंपनी अपनी कैपिटल को रख सकती है कि पर शेयर की वैल्यू में क्या रखे। लीगल डेफिनेशन दे रखी है शेयर्स की, कि शेयर्स का मीनिंग क्या होगा? शेयर मीन्स शेयर
इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स। तो शेयर का मतलब कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल में आपका कितना शेयर है, आपका कितना हिस्सा है, उसको बोल देंगे शेयर कैपिटल, प्लस स्टॉक्स को भी शेयर कैपिटल शेयर बोल रहे हैं। अब स्टॉक्स का मतलब पढ़ा है हमने पहले। स्टॉक का मतलब अगर कोई कंपनी लोट में आपको शेयर इशू कर रही है, ठीक है, मान लो 10 शेयर्स का एक लोट है, तो अगर आपको लोट में शेयर इशू किए जा रहे हैं तो वो लोट स्टॉक बन जाता है। तो चाहे लोट में आपको शेयर मिले हो, चाहे रैंडम बेसिस पे इंडिविजुअली आपने शेयर परचेज किए हो, दोनों ही शेयर माने जाएंगे। सेक्शन 44 बात कर रहा है कि चाहे कोई कंपनी शेयर इशू करे, चाहे कोई कंपनी डिबेंचर इशू करे, चाहे कोई कंपनी और कोई सिक्योरिटी इशू करे, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब कौन सी प्रॉपर्टी मानी गई है? तो इनको आप ट्रांसफर कर सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, प्लस आर्टिकल में जो तरीका लिखा होता है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, उसको फॉलो करते हुए आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर ट्रांसफर करना इजी है पब्लिक कंपनी में, और रिस्ट्रिक्टेड है कौन सी कंपनी के अंदर, ठीक है। एज पर सेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग a share capital shall be distinguished by its distinctive number, but this provision shall not apply to a share held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such share in the records of depository। अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो फिजिकल मोड में, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के फिजिकल मोड में शेयर परचेज करते हो तो हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। जैसे नोट होते हैं करेंसी, तो हर नोट पे एक अलग नंबर लिखा होता है, ठीक है, सीरियल नंबर लिखा होता है। उसी तरीके से बोल रहा है कि शेयर का भी क्या होता है, एक सीरियल नंबर होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर। तो हर शेयर का एक अलग डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, किन्हीं भी दो शेयर्स का सेम नंबर नहीं होता। जैसे करेंसी के अंदर दो नोट्स का नंबर सेम नहीं रहता, उसी तरीके से कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो जो शेयर आपको इशू किए जाएंगे फिजिकल मोड में, उनमें नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। एक शेयर का नंबर अलग होगा दूसरे शेयर से। बट अगर आप डीमैट मोड में डिपॉजिटरी की हेल्प से किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो तो आपको कभी भी नंबर वाइज शेयर इशू नहीं किए जाते। तो लिखा क्या गया है, शेयर्स का नंबर होता है, शेयर भी अपना एक नंबर होल्ड करते हैं जिसको हम डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं। बट ऐसा कब होगा, सिर्फ अगर आप फिजिकल मोड में सिक्योरिटी बाय करते हो। तो अगर आपने डीमैट मोड में शेयर परचेज किए हैं तो आपको डिस्टिंक्टिव नंबर से शेयर इशू नहीं किए जाएंगे। देखो लिखा ना, बट दिस प्रोविजन, ये कह रहे डिस्टिंक्टिव नंबर नाम से प्रोविजन फॉलो नहीं करेंगे। कब? शैल नॉट अप्लाई, अगर किसी पर्सन ने बेनिफिशियल ओनर बन के डिपॉजिटरी की हेल्प से किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं। इसका मतलब कैसे शेयर परचेज हुए हैं? डीमैट मोड में इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद फिर एक बेसिक टॉपिक दे रखा है, शेयर कैपिटल क्या होती है और ये कितने तरह की होती है। तो शेयर कैपिटल का मतलब टोटल कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल को आप इस तरीके से बोल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर, कि एक शेयर का प्राइस क्या है तो उससे कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल क्या है वो फाइंड हो जाएगी। फिर शेयर कैपिटल को डिवाइड किया हुआ है पार्ट्स में, कितने टाइप होंगे इसके। सबसे पहले लिखा हुआ है नॉमिनल, ऑथोराइज्ड, या फिर इसको आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हो, तीन नाम है इसके, ठीक है। नॉमिनल कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल होगी जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी होती है, और कंपनी अपने लाइफ टाइम में या मैक्सिमम शेयर जितने इशू कर सकती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल। और ये कहां लिखी रहती है कंपनी के, क्या इसको हम ऑल्टर कर सकते हैं? चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं अब तो, मेमोरेंडम और आर्टिकल वाला। तो कैपिटल को ऑल्टर करना अलाउड है। उसके 5 टाइप होते हैं, इंक्रीज करना, कंसोलिडेशन करना, सब डिविजन करना, कन्वर्जन करना या कैंसिल कर देना, ठीक है। तो जो कैपिटल मेमोरेंडम में लिखी होती है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होगी, जितने रुपए के शेयर आप मार्केट में इशू कर सकते हो। अगर इससे भी फालतू के शेयर आपको इशू करने हैं तो पहले आपको अपना जो कैप क्लोज है मेमोरेंडम में उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, आपको कैप इंक्रीज करनी पड़ेगी, फिर कंपनी के पास पावर आ जाएगी और शेयर इशू करने की। सेकंड लिखा हुआ है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का हिस्सा होगा। इशू किस में से किए जाएंगे हमेशा? शेयर ऑथोराइज्ड में से। तो इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो कभी भी ऑथोराइज्ड कैपिटल से फालतू नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। और इशूड में कंपनी वो शेयर जो इशू कर रही है सिर्फ उनकी बात होती है। मान लो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैप है इक्विटी शेयर्स 1 लाख, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने अपने मेमोरेंडम में लिखे हैं।
तो कंपनी 1 लाख शेयर अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। बट अभी कंपनी मान लो सिर्फ 80,000 शेयर इशू करना चाहती है, तो इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं अभी हम, बट सिर्फ कितने, 80,000। तो 80,000 क्या बन जाएगा हमारा, इशूड कैपिटल। सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड, वहीं बैठ जाओ, पीछे पीछे बैठ जाओ। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड और नॉमिनल विच द कंपनी इशूज फॉर द टाइम बिंग फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट। देखो बता भी दिया इन्होंने यहां पे कि इशूड कैपिटल जो होगी वो ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होगी, और ये वो कैपिटल है जो हम पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर कर रहे हैं, और हम अलॉटमेंट भी करेंगे अप्लाई करने पे, और पब्लिक अप्लाई करेगी परचेज करने के लिए। तो वहीं लास्ट में बैठ जाओ पीछे। नेक्स्ट लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैप वो कैप होगी जो पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है। पहले कंपनी ऑफर कर रही है इशूड कैप में, फिर लोग कंपनी की स्टेटस को देख के, कंपनी की पोजीशन को देख के अपने डिसीजन फॉर्म करते हैं कि हमें कंपनी की जो ऑफर आया है शेयर सब्सक्राइब करने का, उसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। तो मान लो 80,000 शेयर ऑफर हुए थे, उसमें से 79,000 शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो 79,000 इंटू में जो वैल्यू बनेगी पर शेयर की उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या बन जाएगी, सब्सक्राइब। सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कंपनी, इट इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल एट फेस वैल्यू विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड फॉर और टेकन अप बाय द सब्सक्राइबर्स ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। तो कह रहे हैं सब्सक्राइब्ड जो होता है वो इशूड का पार्ट होता है। इशूड बना था ऑथोराइज्ड का पार्ट, और सब्सक्राइब बन गया किसका पार्ट, ठीक है। इट इज क्लियर दैट द एंटायर इशूड कैपिटल मे और मे नॉट बी सब्सक्राइब्ड। ऐसा हो सकता है कि कंपनी 80,000 शेयर इशू करना चाहती है और सब्सक्राइब भी कितने हो जाए, पूरे पूरे, और क्या पता उससे कम भी हो, ठीक है। बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना जरूरी है, 90%, वो ध्यान रखना। 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो इशू फेल हो जाएगा, सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगला लिखा गया है कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होगी जो कंपनी अपने सब्सक्राइबर से मंगवाती है, जिन लोगों ने शेयर ले लिए हैं। मतलब कंपनी ने पहले शेयर ऑफर किए, फिर आप लोगों ने शेयर सब्सक्राइब कर लिए, कंपनी ने आपको अलॉटमेंट कर दी, तो अलॉटमेंट हो जाने के बाद कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल का जो पैसा मंगवाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोल्ड अप कैपिटल बोल देते हैं। और जो आपने कॉल्स का पैसा पे कर दिया वो क्या बन जाएगा आपके लिए, पेड अप बन जाएगा। अब क्या पता कुछ लोग पेड अप पैसा जो कॉल करने के बाद पे करे और क्या पता ना करे। कुछ में ऐसा भी रहता है कि अभी कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी है बट किसी होल्डर ने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल भी पे कर दी, तो कॉल्स इन एडवांस का प्रोविजन भी रहता है। ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग मांगी तो हमने एक कॉल है बट कंपनी की मान लो टोटल 2 कॉल है, फर्स्ट कॉल भी है और फाइनल कॉल भी है, बट किसी होल्डर ने क्या कर दिया है, फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल भी पे कर दी है। या फिर हमने फर्स्ट कॉल मांगी है तो फर्स्ट ही पे की है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर फर्स्ट मांगी है बट फर्स्ट ही पे नहीं की, ऐसा भी हो सकता है। तो तीनों में से कैसे भी सर्कमस्टांस बन सकते हैं, वो होल्डर के ऊपर होता है। तो ये आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल दे रखे हैं। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल 2 तरह की है टाइप्स ऑफ शेयर के बेसिस पे, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, विद इक्वल वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड और वोटिंग और अदरवाइज। तो इक्विटी शेयर भी फर्दर 2 तरह के हो गए हैं। एक ऐसे इक्विटी शेयर होंगे जिसमें वोटिंग राइट सेम होंगे, इक्वल होंगे, और दूसरा ऐसे इक्विटी शेयर होंगे जहां वोटिंग राइट्स क्या होंगे, या डिविडेंड रिसीव करने के जो राइट है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरी दे रखी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर इन्हीं को एक समरी की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर जो लोग इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं वो कंपनी की हर जनरल मीटिंग के अंदर आते होते हैं, और अगर उनका वोटिंग राइट लीन में नहीं है या सस्पेंडेड नहीं है तो वो हर मीटिंग में आके अपना वोट दे सकते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास हर जनरल मीटिंग को अटेंड करने का राइट रहता है। ये हमने मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स में पढ़ा है कि मेंबर्स के इंडिविजुअल राइट्स भी होते हैं, कलेक्टिव राइट्स भी होते हैं। तो इंडिविजुअल राइट्स में लिखा हुआ था, जहां पढ़ा था हमने, कि हर एक मेंबर के पास राइट है कि वो नोटिस रिसीव कर सकता है जनरल मीटिंग का, ठीक है। और हर एक मेंबर के पास राइट है कि अनलेस अगर किसी मेंबर के वोटिंग के राइट सस्पेंडेड नहीं है या लीन में नहीं है तो मेंबर हर एक जनरल मीटिंग के अंदर जाके वोट कर सकता है। सेकंड पॉइंट, इक्विटी शेयर। अगर आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप ऐसे मेंबर हो जो इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हो, तो कंपनी आपको
प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका देती है डिविडेंड की फॉर्म में, क्योंकि आपने कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं और शेयर्स पे कंपनी आपको रिटर्न क्या देगी बदले में, डिविडेंड देती है। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से कंपनी का जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि हमें प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड में बांटना है, कितना रिजर्व में डालना है, सारा का सारा पैसा डिविडेंड में बांट दें, रिजर्व में कुछ भी ना डालें, या सारा का सारा पैसा रिजर्व में डाल दें, डिविडेंड कुछ भी ना दे। ये मर्जी किसकी होगी? लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड। कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर कभी भी डिमांड नहीं कर सकते और ना ही फोर्स कर सकते हैं कंपनी के बोर्ड को कि हमको हर साल क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए, या हमको इतना डिविडेंड चाहिए। वो ना तो चल के अपने आप से अमाउंट बताएंगे, ना वो और किसी तरीके से बोर्ड को फोर्स करेंगे डिविडेंड रिसीव करने के लिए। डिविडेंड देना है कि नहीं देना, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसका होता है? ऐसा क्यों? आप कंपनी के मेंबर हो, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप कंपनी के ओनर हो, तो आपको राइट क्यों नहीं दिया गया है डिविडेंड डिसाइड करने का? तो पैसे तो आपके हैं। लॉस कैसे? हम्म, तो क्या पता लॉस ना हो। अगर मान लो हम पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सोच के हैं कि नहीं हमें लॉस ही नहीं होगा 5 साल तक, फिर गलत होती है या गंदी होती है फिर? हाँ जी, तुम क्या बोल रहे थे योगेश? तो वही तो बात है ना कि पावर उनको क्यों नहीं दी, वही तो क्वेश्चन है। एक मिनट में, हाँ। ठीक है, दोनों के जवाब ठीक थे। तुम भी कुछ बोल रहे थे? नहीं, वो तो मिलकर डिसीजन लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कौन सा हर एक 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 मेंबर की बात मानी जा रही है? वो तो कलेक्टिव डिसीजन होगा। तो जवाब ठीक था, दो जवाब आए हैं, सत्यम और योगेश ने दिए। कंपनी कौन चला रहा है? तो बोर्ड को पता है ना कंपनी किन हालातों में काम कर रही है। आप सारे कंपनी के मेंबर हो, मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, तो कंपनी का पूरा साल रन तो मैंने और बाकी डायरेक्टर्स ने मिलकर किया है ना। आपको तो ये दिखाई दे रहा है बस बैलेंस शीट में और P&L में कंपनी को 10 CR का प्रॉफिट हुआ है, आपको नहीं पता वो प्रॉफिट कैसे कमाया गया है। ठीक है। अच्छा, बोर्ड ने कुछ प्लान कर रखा हो कि वो प्रॉफिट हम कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, कंपनी के बेटरमेंट के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी की डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, वो पैसा हमने सोच रखा है इन्वेस्ट करने का। बट आपको तो बैलेंस शीट में और P&L में दिख गया 10 CR का प्रॉफिट हुआ है या 100 CR का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। ये मर्जी बोर्ड की चलेगी। बोर्ड को पता है वो पैसे कैसे कमाए गए हैं और बोर्ड को अच्छे से पता है कि कंपनी को हम कैसे रन कर रहे हैं और कैसे रन करेंगे फ्यूचर में। तो वो पैसा इफेक्टिवली कहाँ यूज करना है ये बोर्ड डिसाइड करेगा। हाँ, बोर्ड को लगता होगा कि हमने ज्यादा पैसा कमा लिया है, इतना अभी हमें नहीं चाहिए नियर फ्यूचर, तो उसमें से रिमेनिंग बैलेंस हम आपको डिविडेंड के फॉर्म में दे देंगे। ठीक है। व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, जब भी कंपनी वाइंड अप होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले पैसे मिलते हैं या प्रेफरेंस वालों के बाद में मिलते हैं? ठीक है, तो उनको इक्विटी कैपिटल वापस मिल जाएगी, बट पहले बाकियों की पेमेंट हो जाने के बाद। ये कह रहे बाकियों की किन की पेमेंट हो जाने के बाद? जो मार्केट के लाइबिलिटीज है वो सारी पे की जाएंगी पहले, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पहले पैसा पे किया जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो वो सारा किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। तो ये जनरल टॉपिक्स है, इनको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, जब आप सेल्फ पढ़ोगे तब भी क्वेश्चन आने के चांसेस रह रहते हैं यहाँ से। ठीक है। और ये वैसे भी और चैप्टर्स में भी कवर हो जाता है और ये बेसिक भी है, पता ही है आप सबको। फिर दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होगी जिसमें आपके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट रहते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में आपके पास प्रेफरेंशियल राइट कैसे है? हाँ, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो पहले किन को पे किया जाएगा? अब डिविडेंड डिक्लेयर होता है या तो फिक्स्ड अमाउंट के बेसिस पे कि हम इतने रुपए का डिविडेंड देंगे एक शेयर पे, 2 रुपए का, 1 रुपए का, इस तरीके से, या फिर कंपनी फिक्स्ड रेट परसेंटेज के बेस पे क्या डिक्लेयर कर देती है? डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। तो चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो परसेंटेज के बेसिस पे, चाहे फिक्स्ड अमाउंट के बेसिस पे, पहले इन्हीं को ही डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो रीपेमेंट की बारी आएगी, तो पहले मार्केट की लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, उसके बाद जो सरप्लस पैसा बचेगा उसमें प्रेफरेंशियल होल्डर का, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर होंगे, उनको पहले ट्रीटमेंट मिल जाएगी इक्विटी वालों से पहले।
कोई भी कंपनी, सेक्शन 55 बोल रहा है, कोई भी कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती जो इरिडीमेबल नेचर के हो। ठीक है, तो इरिडीमेबल नेचर के ना तो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं और ना ही डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का पार्ट हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में। उसके बाद नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं, सीधा ये पढ़ेंगे। ये भी जस्ट एक रीडिंग चाहिए, हमको पता है पहले से ही। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होंगे जिनमें डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। मतलब किसी एक साल अगर आपको क्या नहीं मिला है, कौन से शेयर्स के ऊपर, हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको डिविडेंड नहीं मिला है, तो वो आप नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हो, इकट्ठा होता रहेगा डिविडेंड आपका। नॉन क्यूमुलेटिव में इकट्ठा नहीं होगा। जिस साल का डिविडेंड है, अगर वो उस साल नहीं मिला तो आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हो, वो एक्सपायर हो गया है फिर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होंगे जिनमें ऑप्शन होगा या मैंडेटरी होगा, ऑप्शन होगा। देखो लिखा भी है ऑप्शन और राइट। ऑप्शन किसके पास होगा, कंपनी के पास या होल्डर के पास? होल्डर के पास ऑप्शन है, या फिर बोल दो होल्डर का राइट भी है, अधिकार भी है कि अगर आपने किसी होल्डर को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो वो इन्हें कन्वर्ट कर सकता है, किसमें, डिवेंचर्स पे। हाँ, हमेशा कोई भी सिक्योरिटी कन्वर्ट होगी तो वो किसमें कन्वर्ट होती है, इक्विटी शेयर्स के अंदर। नॉन कन्वर्टेबल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा, ये प्रेफरेंस शेयर के तौर पे रहेंगे और रिडीम हो जाएंगे तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिनको सरप्लस के अंदर या प्रॉफिट के अंदर एडिशनल बेनिफिट मिलने का राइट रहता है, अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड। देखो डिविडेंड भी पैसे किसका हिस्सा है, डिविडेंड कंपनी कहां से पे करती है, प्रॉफिट में से पे करती है। तो अगर आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो और अगर आपको डिविडेंड मिल गया है, इसका मतलब प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया आपको। तो बट अगर आप कंपनी के पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड में जो प्रॉफिट का हिस्सा मिला है वो तो मिल ही जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा अलग से, इन एडिशन टू। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा कैसे दिया जाएगा, हाँ, आपको एक्स्ट्रा अलग से प्रॉफिट में पार्ट लेने का राइट नहीं होगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर होंगे जो फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। मैक्सिमम टाइम 20 साल का रहता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टॉपिक मिलेगा इसका आगे आपको पार्ट सी में शायद, कि प्रेफरेंस शेयर कैसे इशू होते हैं, रिडीम कैसे होते हैं, लाइफ कितनी होती है। तो प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, रिडीमेबल नेचर के इशू होंगे, कभी भी इरिडीमेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकते आज के टाइम की बात करें तो। ठीक है, और मैक्सिमम लाइफ कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की, 20 साल। कंपनी को 20 साल में प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने पड़ेंगे, बट कुछ स्पेशल केसेस के अंदर आपको 30 साल भी मिल जाते हैं अगर कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। हाँ, ऐसा हमने और कहीं भी पढ़ा है कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर, डिवेंचर्स में पढ़ा है। डिवेंचर्स की लाइफ कितनी होती है, 10 साल होती है। वहां नॉर्मल टाइम 10 साल है, यहाँ नॉर्मल टाइम 20 साल है। बट अगर कोई ऐसी कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, फिर वहां टाइम कितना मिल जाता है। ठीक है, तो इंफ्रा वाले के लिए कॉमन है, चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू करे चाहे डिवेंचर इशू करे, मैक्सिमम टाइम 30 साल दे दिया गया। बट अदर्स के लिए डिवेंचर में 10 साल और प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो 20 साल। हालांकि एक कंडीशन और रहती है, वो इसका टॉपिक आएगा जब पढ़ेंगे। अभी इतना ही समझ लो आपकी मैक्सिमम टाइम कितना रहता है और इंफ्रा कंपनीज का टाइम कितना है, 30 साल। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर होंगे जो कभी रिडीम नहीं होते, मतलब इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होगी कि रिडीम किया जाएगा, बट ऐसे शेयर आजकल इशू नहीं होते हैं। तो सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग मना कर दिया लॉ ने, कोई भी कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी ही नहीं जो इरिडीमेबल नेचर के हो। अगला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पार्ट ए में से ये हमारा थोड़ा सा मेन टॉपिक है काम का। पढ़ रखा है वैसे हमने, इसमें जो भी लिखा है एज इट इज हमने इसी टेबल की फॉर्मेट में ही पढ़ा हुआ है चैप्टर 5 के अंदर, या फिर चैप्टर 6 में कहीं तो आया था टॉपिक कि वोटिंग राइट्स कैसे होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के। चैप्टर 5 में पढ़ा था हमने कि इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट कैसे मिलते हैं। क्या अगर आप मान लो कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर हो तो क्या आपके पास कंपनी की हर जनरल मीटिंग में जाने का राइट होगा। ठीक है, तो कह रहे हर वो मेंबर जो कंपनी की इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा होगा उसके पास वोटिंग राइट है हर उस रेजोल्यूशन में जो कहां प्लेस किया गया है, कौन सी मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर। तो आप वोट कर सकते हो अनलेस आपके जो वोटिंग राइट है वो सस्पेंडेड नहीं होने चाहिए और शेयर्स आपके लीन में नहीं होने चाहिए। ठीक है,
अगर आपके वोटिंग राइट सस्पेंड हो रखे हैं फिर आप जनरल मीटिंग में वोट नहीं कर सकते हो। अच्छा, अगर वोटिंग बाय पोल होने वाली है, ये समझा हुआ है हमने। वोटिंग चार तरीके से होती है, शो ऑफ हैंड, पोल, पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग। तो पोल से वोटिंग कैसे होती है? हालांकि चैप्टर तो नहीं पढ़ा अभी हमने इसका, चैप्टर 13 पेंडिंग है हमारा, बट फिर भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। अरे ठीक, वोटिंग सारी ऐसे नो में ही होगी यार। मेथड क्या होगा पोल से वोटिंग करने का? हम्म मतलब आपको एक पोलिंग पेपर दिया जाएगा। अच्छा, फिजिकल मीटिंग करनी जरूरी है इसके लिए? तो फिजिकल मीटिंग की जाएगी, फिजिकल जनरल मीटिंग की जाएगी, मेंबर्स आएंगे, जो मेंबर्स आएंगे वही बाय पोल वोट कर सकते हैं। मीटिंग में आपको एक पोलिंग पेपर दिया जाएगा, उसमें रेजोल्यूशन लिखा होगा, येस और नो के ऑप्शन रहेंगे, आपको टिक करना है, डिटेल फिल करनी है और उस स्लिप को फोल्ड करके एक एम्प्टी बॉक्स रहेगा उसमें डाल देना है। ठीक है। तो कह रहे हैं, अगर वोटिंग कैसे होने वाली है? पोल से। तो फिर मेंबर के जो वोटिंग राइट है उसकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल पे डिपेंड हो जाते हैं इन प्रोपोर्शन टू। फिर कह रहा है, अगर हम किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कैसे रहते हैं राइट? हम्म ठीक है। उसके अलावा वाइंड अप के केस में और देखो भी वोटिंग राइट्स ऑफ अ शेयर होल्डर, इसको नोट कर लेना। इक्विटी शेयर होल्डर है, कौन से शेयर होल्डर है देखना पड़ेगा पहले तो। वोटिंग राइट्स कैसे होंगे शेयर होल्डर्स के? एवरी मेंबर हु इज इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ESH मतलब इक्विटी शेयर होल्डर shall have right to vote on every resolution placed in the general meeting unless the voting rights are suspended। अगर वोटिंग राइट सस्पेंडेड नहीं है तो आपके पास हर एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पे वोट करने का राइट होगा, अगर आप कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर एज अ मेंबर हो तो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो एवरी मेंबर हु इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर
of the company shall have right to vote on the following resolutions. वो फॉलोइंग रेजोल्यूशंस कौन कौन से देखो. फर्स्ट, every such resolution affecting the rights of preference shareholders. हर वो रेजोल्यूशन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट को अफेक्ट कर रहा होगा. सेकंड, resolution to be passed for winding up of company. और थर्ड, थर्ड कौन सा आएगा? resolution to be passed for reduction of share capital. तो इन तीन मैटर्स के ऊपर अगर इन तीन में से किसी भी मैटर पर रेजोल्यूशन पास करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कंसेंट जरूरी है. फिर एक नोट लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर shall have right to vote on every resolution to be passed in general meeting if the dividend is not paid to them from the previous two फाइनेंशियल ईयर्स. पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से अगर आपने इनको डिविडेंड नहीं दिया है तो फिर ये कंपनी की हर रेजोल्यूशन पे वोट करने का राइट रखते हैं. ऊपर वाला नोट कर लिया सारा या पेंडिंग है?
नोट कर लो तो बता देना, हो गया। पेंडिंग है भी किसी का? वंश हो गया नोट? नेहा ठीक है। अच्छा फिर एक बात और रहेगी इसके अंदर कि अगर, ये भी हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है, अगर कोई ऐसे मीटिंग कर रहे हैं जिसमें दोनों तरह के होल्डर आए हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी आए हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आए हैं, तो फिर रेजोल्यूशन कैसे पास किया जाएगा या वोटिंग कैसे डिसाइड की जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो कह रहे हैं अगर कोई जनरल मीटिंग ऐसी हो रही है जहां दोनों तरह के होल्डर्स को इनवाइट किया गया है, provided that proportion of voting rights of equity shareholder to voting rights of preference shareholders shall be in the same proportion as the paid up share capital of equity shareholder bears to paid up share capital of preference shareholders। तो कह रहे हैं जो इक्विटी और प्रेफरेंस की पेड अप शेयर कैपिटल होगी उसी प्रोपोर्शन के अंदर, उसी रेशियो में इनके वोटिंग राइट्स रहेंगे अगर दोनों तरह के होल्डर किसी मीटिंग में आ गए तो। ठीक है, तो पूरा का पूरा बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी चैप्टर 5 में भी कवर किया हुआ है, तो दोनों में से कहीं से भी इंपॉर्टेंट मान लो आप चाहे। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिया हुआ एक पेनल्टी दे रखी है, इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 60 ऑफ द एक्ट दैट वेयर एनी नोटिस एडवर्टीजमेंट और अदर फाइनेंशियल अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन। सिंपल सी बात बोल रहे हैं, समझ लो। अगर कोई कंपनी किसी नोटिस के अंदर, मतलब कोई कंपनी है वो क्या इश्यू कर रही है कोई, या फिर क्या इश्यू कर रही है कोई, या फिर और कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन, मतलब कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन राइटिंग फॉर्म में इश्यू कर रही है, या फिर कोई बिजनेस लेटर, कोई बिल विल इशू कर रही है बिल बना के, या फिर कोई लेटर पेपर, मतलब कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंपनी इशू कर रही है, और अगर कंपनी ने इनमें से किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल लिखी हुई है, ठीक है, तो कह रहे अगर कोई कंपनी इनमें से कोई भी एक फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहीं पे भी इशू कर रही है और उसमें बहुत सारी बातें लिखी है और साथ में क्या लिखा हुआ है, कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है वो लिखी हुई है, तो अगर आप ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल लिखोगे तो साथ में आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल भी लिखनी है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल लिखेंगे तो साथ में कौन से लिखोगे, या तो ऑथोराइज्ड ना लिखो फिर ये दोनों भी ना लिखो, ऑथोराइज को लिखा इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर तो ये दोनों भी साथ में आपको मेंशन करनी पड़ेगी बाकी डिटेल्स के साथ। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ऑथोराइज लिखी बट बाकी दोनों कैपिटल नहीं लिखी तो पेनल्टी क्या है कि वो लिखी हुई है। तो पेनल्टी कंपनी कितनी दे रखी है, 10,000 रुपए, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है, जिसकी ड्यूटी बनती थी ये काम करने की, तो 5,000 रुपए का फाइन दे रखा है उसका। तो या तो ऑथोराइज भी ना लिखो फिर बाकी दोनों भी ना लिखो, ऑथोराइज लिखोगे तो बाकी दोनों भी मेंशन करने के साथ में जरूरी है। तो यहां हाँ जी ईच डिफॉल्ट का मतलब जितनी बारी भी डिफॉल्ट होगा। अब मान लो आप कंपनी के ऑफिसर हो और आपकी ड्यूटी बन रही थी, आप कंपनी के सीएस हो तो ये ड्यूटी आपकी बनती थी कि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू किया जा रहा है उसमें कंपनी की ऑथोराइज्ड कैप लिखी है, तो हाँ, अब आपने मान लो ये डिफॉल्ट साल में 5 बार किया है तो हर डिफॉल्ट का फाइन 5,000 बनता है आपका, तो 5,000 इंटू में 5 बार डिफॉल्ट किया तो 25,000 का फाइन हो गया। तो हर एक डिफॉल्ट अपने आप में सेपरेट माना जा रहा है, उसका फाइन अपने आप में सेपरेट हो गया। ठीक है, तो पार्ट ए खत्म हो गया यहाँ पे हमारा, 10 मिनट का ब्रेक कर लो, उसके बाद पार्ट बी स्टार्ट करेंगे।